कल हमने, अच्छा आपने ये कर लिया टास्क? किस किसने करा ये? यस सर, कर लिया। बुशरा कर लिया आपने? जी सर। गुड। माहिर? सर आज करूंगा एक्चुअली। VMware की ISO इमेज ही डाउनलोड हुई है कल तो मुझसे, हट गई थी लैपटॉप से। बाकी शालू आपने करा? सर वो आईपीज में प्रॉब्लम आ रहा है, आईपीज नहीं ले रहा हूँ। किसने करा? भीम? सर हो जाएगा आज इवनिंग तक। आकाश? वीरू? यस सर, किया था। ठीक है, इसको कर लेना याद से। अपना किस नाम से बना हुआ था, कुछ आइडिया? सर आपने जो फाइल बनाई थी ना, डेवऑप्स 3 एंड 4 करके फाइल बनाई थी लास्ट टाइम, जिसमें AWS और डॉकर और गिट था। ठीक है। हेलो सर। बोलो वीरू। वो आपने जो आईपी दी थी मशीन 1 और 2 के लिए फिक्स, हम्म। तो उसमें वो सेम आईपी तो नहीं आ रही, लेकिन ऊपर नीचे हो रही है थोड़ी। वीपीसी क्रिएट करते हैं। VPC क्रिएट करते तो हाँ, कोई इशू नहीं है उसमें तो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो तो आप है ना उससे कर सकते हो, NMCLI से। अच्छा। NMCLI से करोगे तो खुद एक कनेक्शन, खुद एक नेटवर्क बना सकते हो आप। हाँ, वैसे रैंडम आईपी आई थी उनसे तो वो पेयर हो गया था पिंग। कोई इशू नहीं है उसमें। VPC से भी कर सकते हो आप। और अगर VMware वर्कस्टेशन पे कर रहे हो तो NMCLI के थ्रू नेटवर्क क्रिएट हाँ कर दो। सर, उससे तो ओके सर। सर अभी बैक सर करो प्लीज सर, नीचे है सर फाइल वो।
क्या बोल रहे हो? सर हाँ भी बोलो। लास्ट टाइम आपने ये वाली फाइल से रखी थी नीचे। हाँ वो तो डॉकर के लिए है ना, अलग क्लास है ना वो डॉकर की, ओके सर। इसलिए वो अलग है। सबका एक्सेस नहीं है ना उस पे। ठीक है, आप लोग ये चेक कर लेना एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा था, आज थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं एनसिबल का। तो एनसिबल क्या होता है शालू? भीम? सर एक ना कॉन्फ़िगरेशन टूल है ये। राइट, क्या पर्पस है? सर एक साथ बहुत सारे नोड्स को मैनेज कर सकता है एक साथ। जैसे अपन एक साथ सर्वर लॉन्च करते हैं उसको एक साथ ऑटोमेटेड टूल जो एक साथ सारी सर्वर को मैनेज कर सकता है एक साथ। वेरी गुड। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है ये। ठीक है, और कुछ? उस सर्वर को मैनेज करने के लिए हमें आईपी की जरूरत पड़ती थी। आईपी फिर कुछ परमिशंस फाइल चाहिए, फाइल की परमिशन चाहिए। फिर एंसिबल के लिए कुछ स्पेशल नोट्स आपने बताया था, जैसे प्लेबुक, होस्ट बताई थी, वेरी कॉन्फ़िगरेशन गुड। फाइल बताई थी, पाथ बताई थी, इसकी पाथ बताया था एंसिबल का सर। राइट, वेरी गुड। कॉन्फ़िगरेशन पाथ बता दो। राइट, तो एनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है। इन एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट refers to the process of defining and maintaining the desired state of system and application using Ansible playbook and rules। दो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेबुक एंड रूल्स। प्लेबुक मैंने कल आपको बताया था जिसके अंदर हम टास्क लिखते हैं, ठीक है। और रूल्स के अंदर हम यहाँ पर देखो दो चीज हो सकती है यहाँ पर, अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पर दो चीज हो सकती है प्लेबुक के अंदर। मैंने कल पे आपको बोला था मैं रूल्स आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस एक छोटा सा इसका क्लेरिफाई कर लूं, प्लेबुक एंड रूल्स क्या होता है। प्लेबुक के अंदर अपन सिंगल सिंगल टास्क को रन कर सकते हैं, राइट? सिंगल टास्क, या फिर फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने एक टास्क क्रिएट करा है प्लेबुक के अंदर टू क्रिएट
मल्टीपल यूजर्स, ठीक है ना। एक टास्क ये है टू इंस्टॉलेशन ऑफ वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। एक टास्क मैंने ये रन करा है मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स, मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स, ठीक है। एंड एक टास्क मैंने ये रन करा है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अलग टास्क रन कर रखे कि मैंने प्लेबुक के अंदर बोल दिया कि आपको मल्टीपल यूजर्स बनाने हैं, मैंने बोल दिया इंस्टॉलेशन ऑफ वेब एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर मैं इन सब की एक साथ यहाँ पर प्लेबुक क्रिएट करता हूँ तो अप्रोक्स ये प्लेबुक कम से कम भी आपका 200 to 300 लाइंस का बन जाएगा। ये समझ आया आपको मेरी बात। एक स्क्रिप्ट बनानी होती है प्लेबुक के अंदर, वो मैं आपको सिखाऊंगा, YAML लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं। अगर मुझे चारों टास्क रन करवाने हैं तो कम से कम 200 से 300 लाइंस का ये क्या बन जाएगा, एक प्लेबुक बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर रोल्स क्या करेगा, बेसिकली रोल्स इस काम को डिवाइड कर देगा, डिवाइड द प्लेबुक्स, सिंपल, डिवाइड द प्लेबुक्स। अब डिवाइड कर देगा, क्या चीज डिवाइड करेगा, मैंने बोला ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा प्लेबुक्स को। और होगा क्या इसके अंदर, ये छोटी छोटी चीजों को सेपरेट करके एक मेंटेन या फिर मैनेज प्लेबुक क्रिएट करेगा, क्रिएट्स द मैनेज्ड रूल्स, ठीक है ना। तो हमें इनको आइडेंटिफाई, इट्स हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द टास्क, ठीक है ना। इट्स हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द टास्क, मतलब रोल्स आपको हेल्प करेगा। क्या देखो, प्लेबुक के अंदर मैंने बोला कि अगर मैं प्लेबुक बनाऊंगा, मुझे प्लेबुक बनानी है 1000 लाइंस की, और उसके अंदर सारा मेरा पूरा कंपनी का जो काम होगा उसके अंदर करना है। तो अगर इन केस मुझे हर काम को अलग अलग चेक करना है, जैसे टास्क को अलग चेक करना है, मुझे यूजर्स को अलग चेक करना है, मुझे नेटवर्क को अलग चेक करना है, तो इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सबको सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं रोल्स के अंदर डाल के, ठीक है। ये काम था छोटा सा रोल्स का, ये हम आगे सीखेंगे। ये एट द एंड रोल हमारा एंड टॉपिक होता है, जिस दिन हम रोल पढ़ेंगे उस दिन समझ लेना एनसीबल खत्म हो गया है, ठीक है। तो रोल बिल्कुल एंड टॉपिक है, बस प्लेबुक और रोल के अंदर ये डिफरेंस है कि प्लेबुक मैनेज नहीं होती है, रूल्स मैनेज्ड वे के अंदर बनाए जाते हैं। क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो an Ansible configuration management refers to the process of defining and maintaining the desired state of systems and application using Ansible playbook and rules. Ansible playbook and rules के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस को बनाया जाता है। Ansible allows you to automate। देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स बेसिकली ये जो टूल है एनसीबल, इसको बोला जाता है IAC टूल। और IAC क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल होता है जिसके अंदर कौन कौन से टूल आते हैं, एनसीबल आता है, टेराफॉर्म आता है, शेफ आता है, पपेट आता है, क्लाउड फॉर्मेशन आता है, ठीक है। एनसिबल, टेराफॉर्म, शेफ, पपेट, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारे के सारे एक ही टूल्स है,
सेम वर्क कर रहे हैं, सिमिलर वर्क कर रहे हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन सबका अलग अलग है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग है। टेराफॉर्म के अंदर जेसॉन यूज होगा, तो एनसिबल के अंदर कुछ और यूज कर रहे हैं हम लोग। एनसिबल के अंदर YAML यूज करते हैं, टेराफॉर्म के अंदर जेसॉन यूज करेंगे। क्लियर है बात? वैसे ही AWS का एक सर्विस होती है जिसको क्लाउड फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो ये जो स्किल्स है, ये सारे के सारे क्या है, स्किल्स हैं। सब ध्यान से समझना इसको, ये सब स्किल्स में आपको डिफाइन करनी है। जहां पर आप अगर अपना रिज्यूमे रेडी करते हो तो आप ये सब कुछ अपने स्किल्स के अंदर मेंशन जरूर करोगे। लाइक ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जॉब रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप देखोगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो जॉब रिक्वायरमेंट्स के अंदर आगे आप अगर उसके अंदर क्लाउड फॉर्मेशन लिखा है और आपको टेराफॉर्म आता है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर टेराफॉर्म लिखा है आपको क्लाउड फॉर्मेशन आता है तो भी उस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें टेराफॉर्म एंड क्लाउड फॉर्मेशन लिखा है और आपको एनसिबल आता है तो भी उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है बात? सी ये एक डेवऑप्स इंजीनियर का TCS का है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो यहाँ पर आपको क्लाउड फॉर्मेशन दिख रहा है, यस सर। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सच एज पपेट, शेफ एंड एनसिबल। और इन सब जरूरी नहीं कि तीनों आए, इसमें से कुछ एक हमें आना चाहिए, ठीक है, इनमें से हमें कुछ एक आना चाहिए। क्लाउड की सर्विसेज है, EC2 ECS, ये सारी सर्विसेज हमारी, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ AWS है, तो क्लाउड फॉर्मेशन अगर नहीं नहीं सीखा और अगर आपने टेराफॉर्म सीखा है तो उसमें डजंट मैटर कि आप यहाँ पर IAC टूल, बेसिकली ये IAC टूल ही है जो टेराफॉर्म काम कर रहा है, वही क्लाउड फॉर्मेशन काम करेगा। क्लाउड फॉर्मेशन में भी आप सिंपल वही चीज करते हो जो टेराफॉर्म के अंदर करते हो, ठीक है। तो कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर मैच करोगे इन सब के अंदर। वाई का, अब देखो, Ansible allows you to automate the configuration of the server, automate करवाता है ये configuration servers to the network devices and other IT resources by writing YAML based playbook। YAML based playbook हमें create करनी पड़ेगी that describe the desired configuration and the task needed to achieve it। वाई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्यों चाहिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, मतलब Ansible की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी कंपनी के अंदर। तो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट ऑल सिस्टम्स विद एन इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉन्फ़िगर्ड एंड मेंटेन्ड consistently। This consistency help avoid configuration drift where system diverge from their intended state over time due to manual changes or errors। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि एक ही वे के अंदर कंटिन्यू काम करते रहना। अगर कोई अप्स एंड डाउन्स, स्केल अप स्केल डाउन नहीं होना चाहिए मेरे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर Ansible को यूज करते हैं ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है। रिलायबल है, क्या बोल रहा है, बाय एनफोर्सिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड configuration across system, configuration management reduce the likelihood of errors and misconfigurations that can lead to system failure or downtime। Consistent configuration also make troubleshoot and debugging easier। तो reliable भी है of course, क्योंकि इसने पहले ही मुझे बोल दिया कि Ansible एक कंसिस्टेंसी टूल है, तो ये रिलायबिलिटी के साथ भी वर्क करेगा। इसमें आपको फेलियर और डाउन टाइम देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ओपन सोर्स है, प्रॉपर्ली तरीके से अपन यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी एंड IT एनवायरनमेंट ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बिकम इंक्रीजिंगली impractical। Configuration management tool provide the scalability needed to manage large number of systems efficiently, ensuring that the configuration remains consistent regardless of scale। तो scalability भी है, जिस तरीके से आप Ansible को यूज कर रहे हो। मैंने बोला एक प्लेबुक क्रिएट करिए, तो अगर उस प्लेबुक के अंदर आपने यहाँ पर फर्ज मान के चलिए आज पूरे एनवायरनमेंट का आपने एक प्लेबुक क्रिएट करा था, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो इजीली हम उसका चेंजेस करेंगे और चेंजेस अप्लाई भी होंगे, तो इजी तरीके से वो स्केल अप हो सकते हैं, स्केल डाउन हो सकते हैं। यहाँ तक समझ आया आपको?
अगर प्लेबुक के अंदर आपको कुछ चेंजेस करके फिर उस पर अप्लाई करना है, मैंने बोला आपने उसमें रैम का साइज फर्स्ट मान के चलिए मशीन का रैम का साइज आपने यहाँ पर 8 GB रैम रखा है और इन फ्यूचर आपको इसको इंक्रीज करना है मतलब 16 GB, तो प्लेबुक के अंदर चेंज करोगे, प्लेबुक के अंदर चेंज करोगे तो वो इजीली उसको फैच कर लेगा, तो वो 8 GB की जगह 16 GB कर देगा। क्लियर है बात? यस सर। गुड। देन बात करते हैं अपने यहाँ पर कंप्लायंस की। मैनी इंडस्ट्रीज हैव रेगुलेटरीज, रिक्वायरमेंट्स एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स that mandate specific configurations for IT systems. Configuration management helps ensure compliance with these requirements by enforcing standardized configuration and providing audit trails of changes. Compliance मतलब जो सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स होते हैं, हम यहाँ पर अपने अपनी प्लेबुक पे पासवर्ड्स लगा सकते हैं, हमारी प्लेबुक को कोई ओपन ना कर सके उसके लिए एक वॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। वॉल्ट पता है आपको क्या होता है? एक सिक्योरिटी बॉक्स होता है, तो उस तरीके का हम यहाँ पर वॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से उस पर अपन पासवर्ड लगा सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट, configuration management facilitates control changes to IT systems by providing mechanism for tracking and documenting changes. This helps minimizing the risk associated with system changes and ensure that changes are properly tested and approved before being implemented. Sorry. तो चेंज मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली आप एनसिबल पे वर्क करोगे तो एनसिबल को हमेशा याद रखना, एनसिबल की प्लेबुक को रन करने से पहले हम उसको चेक कर सकते हैं और उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं कि उसका आउटपुट कैसा निकला है। जैसे फॉर मान के चलिए मैंने एक कोड लिखा है और कोड को मुझे टेस्ट करना है, और अगर मैं टेस्ट कर दूंगा, अगर वो सही नहीं रहा तो कोड तो बिल्ड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं उसका फ्री ट्रायल ले लूँ। अब ट्रायल कैसे लेंगे? एनसिबल के पास एक सर्विस होती है जिसको बोलता है वो चेक, ठीक है ना, हाइफन हाइफन चेक। अब वो हाइफन हाइफन चेक क्या करता है? बेसिकली वो आपके प्लेबुक को पहले चेक करेगा और वही चीज आउटपुट सेम दिखाएगा, जो कि जब इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना है उस प्लेबुक को, तब जब एग्जीक्यूट करते हैं तब जब वो दिखाता है ना आउटपुट, सेम आउटपुट तब दिखाएगा जब उसको चेक करेंगे। इससे फायदा क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्लेबुक के अंदर कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर एरर्स है, उसको कहाँ ट्रबल शूट करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है। इससे एक और बेनिफिट ये है कि आपका मैनेजमेंट नोड्स पे लोड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आपकी पूरी प्लेबुक ही एरर, अगर देखा जाए तो पूरी प्लेबुक के अंदर तो एरर नहीं हो सकता। अगर मैंने बोला कि मेरे छोटी सी जगह, मैंने बोला नेटवर्क के अंदर एरर है, बाकी प्लेबुक जो थी मेरी वो प्रॉपर्ली तरीके से रन कर रही है, अगर चेक का ऑप्शन नहीं होता तो बाकी का जो था वो तो इम्प्लीमेंट हो जाता, वो तो मैनेज नोड के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता, वो तो मैनेज नोड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, क्या? टू चेक बिफोर एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। एग्जीक्यूशंस के बिफोर हम उसको चेक कर सकते हैं प्लेबुक को, दैट रिजल्ट उसका क्या रहेगा। क्लियर है बात? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर, क्लियर। ठीक है। वर्जन कंट्रोल इन डिजास्टर रिकवरी। वर्जन कंट्रोल की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल ऑफर इंटीग्रेट विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अलाउ कॉन्फ़िगरेशन टू बी मैनेज्ड in a similar way to code. This enable tracking of configuration changes over time, rollback to previous configuration if needed, and collaborate among team members. Ansible प्लेबुक, Ansible के साथ Ansible गैलेक्सी भी आता है और अपना कोड आप कहीं भी पुट ऑन कर सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो टू ट्रैक और वर्जन द सिस्टम। तो वर्जन कंट्रोल हमने पढ़ ही रखा है गिट को, तो आपको इसी तरीके से समझ आ रहा होगा कि हम कोड को और कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, हमारे प्लेबुक को कहाँ पर अपन मैनेज करके रख सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? यस। देन उसके बाद बात करते हैं डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी मतलब अगर इन केस अगर कुछ होता है मेरे मैनेज नोड के अंदर, ठीक है, मैनेज नोड के अंदर कुछ होता है, अगर उस एरिया के अंदर कुछ होता है, तो मैंने यहाँ पर अपने प्लेबुक्स को बेसिकली हम हर
जो जो मेंशन करेंगे, होस्ट आईपीस मेंशन करेंगे, उन सब पर सिमिलर वर्क होगा। तो उस डिजास्टर रिकवरी का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरा मेन कंट्रोलर नोड भी डिजास्टर के अंदर आता है इन केस, ठीक है ना, एक्सीडेंटल कुछ एक्सीडेंट होता है उधर, नेचुरल कोर्स कुछ होता है अगर मेरे कंट्रोल नोड पर, तो डजंट मैटर, सारा का सारा काम अपना मैनेज नोड के अंदर पहले से इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, हम सारा काम वहां पर करके रख सकते हैं और हम इजीली उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा? मैंने बोला एंसिबल, शेफ, पपेट, सॉल्ट स्टैक, टेराफॉर्म, ठीक है, सीएफसी, सीएफ इंजन, ठीक है, जूजू एंड डॉकर कंपोज। ये कुछ टूल्स है मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन टूल्स, या फिर आप इसको आईएसी टूल भी बोल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल्स के अंदर ये सारे को आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स के अंदर भी ये सब आएंगे। What is Ansible? Ansible is an open source automation tool that simplifies the process of IT infrastructure management, configuration management, and application deployment. And developed by, अब Ansible को developed किसने करा है? Red Hat ने, officially Red Hat ने करा है। Ansible is known for its simplicity, agentless architecture and easy to use YAML syntax। YAML syntax कोई ऐसा हाई फाई, मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे पाइथन होता है कि जैसन हो गया, HTML हो गया, वैसा कुछ भी नहीं है। YAML लैंग्वेज एक बहुत इजी लैंग्वेज होती है, सिंटैक्स बहुत इजी है इसके, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। एडवांटेजेस ऑफ एंसिबल के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये एजेंटलेस आर्किटेक्चर है। अच्छा, व्हाट इज एजेंटलेस आर्किटेक्चर? शालू, व्हाट इज एजेंटलेस आर्किटेक्चर? सर आई थिंक एजेंटलेस आर्किटेक्चर इज लाइक सर बैक सपोर्ट में कुछ नहीं होता, ऑटो में चलता है वो, आई गेस। भीम, सर एजेंटलेस आर्किटेक्चर क्या होता है? माहिम, सर आए तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है ना, एनसीबल को रन करने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चाहिए। शालू, आपने भी सही बोला था, ठीक है। एनसीबल को रन करने के लिए कोई भी हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इट इज ओपन सोर्स, ऑफिशियली दे रखा है, ठीक है। सर डिप्लॉय वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस को आगे बढ़ाना, ठीक है, प्रोसेस को आगे बढ़ाना मतलब आपने कोड को बिल्ड कर दिया है, अब काम है आपका डिप्लॉय करना ऑन द सर्वर्स। सर्वर्स पे डिप्लॉय मतलब उसको उस सर्वर पे रखना, ओके। ठीक है। एडवांटेजेस के अंदर एक तो आता है एजेंट आर्किटेक्चर, देन आता है सिंपलिसिटी एंड इजी टू यूज। सिंपलिसिटी एंड इजी टू यूज के अंदर क्या आ रहा है बेसिकली, ये बोल रहा है एंसिबल YAML बेस्ड सिंटैक्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइन मेक इट इजी टू लर्न एंड यूज। वैसी बात है, YAML बहुत इजी लैंग्वेज है, तो अपने यहाँ पे सिंटैक्सेस है, अपने इजीली सोच समझ सकते हैं। प्लेबुक which describe automation tasks are human readable and require minimal कोडिंग बहुत कम चाहिए उसके लिए, ठीक है। allow for rapid deployment of automation workflow। अच्छा, पाइथन किस किस का हो गया यहाँ पर? अभी तो डन नहीं हुआ मेरा हो है। गया सर। शालू, आपका हो गया? नहीं हुआ सर मेरा। माहिम, आपका? यस सर, डन। भीम? सर नहीं हुआ, क्लासेस डन, 2 लेक्चर लिए गए थे बस। बस स्टार्टिंग क्या आती है सर, एडिशनल वगैरह का प्रोग्राम आती है, जो मतलब बेसिक्स जो होते हैं ना प्रोग्राम आती है पाइथन की। हाँ, ठीक है। वीरू? यस सर, हो गया। ललित? नो सर, नहीं हो।
बुशरा, जी सर, हो गया। अभिजीत, अभिजीत करण ज्वाइन नहीं करा मीटिंग 2 दिन से, कहाँ है वो? ओके ओके। सी यहाँ पर है ना कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको है ना देख के रखना, इसको एक बार पढ़ के रखना। जैसे कि लिस्ट हो गया पाइथन के अंदर, डिक्शनरीज हो गई, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, स्टेटमेंट्स हो गए, लिस्ट, स्टेशन, वेरिएबल, ऑपरेटर, स्टेटमेंट्स। ये कुछ 4 से 5 6 टॉपिक्स होते हैं। इसको है ना पाइथन आप है ना जब एंसिबल करते हो तो प्लेबुक्स के अंदर अपना ये सब कुछ यूज आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें पाइथन का पार्ट ऑफ पाइथन है, तो इसको आप बेटर है करके रखो, ज्यादा सही रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। कि लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरीज क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, क्या कहते हैं वीरू, आपने करा होगा तब ये लिस्ट, डिक्शनरीज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स आए थे पाइथन के अंदर। हाँ सर, यही आए थे। तो ये कुछ चीजें होती है कि आपको अगर एनसीबल प्लेबुक्स क्रिएट करनी है तो आपको ये थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार या तो खुद से कर लो, ठीक है, या फिर कोई बैच ज्वाइन कर लो पाइथन का, पैरेलल चलते जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अभी ठीक है, है नहीं कोई फ्रेश बैच, बात की थी मैंने। अच्छा अच्छा, पाइथन का शायद अभी अभी जो बनेगा। है उसको 1 वीक हो गया, तो उसमें ज्वाइन अच्छा, नहीं कर सकते। हाँ तो शायद अभी बनेगा एक, आप राइट। थोड़े दिन में बनेगा, देख लेना उसका, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी एंसिबल चल ही रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टर्म्स है जो कि जैसे कि वेरिएबल्स थोड़ा सा आपको इशू देगा, लिस्ट, ऑपरेटर्स थोड़ा इशू देगा आपको, हैंडलर्स थोड़ा इशू देंगे। तो वो जब तक आएगा टॉपिक तब तक ट्राई करो कि आप पाइथन ज्वाइन कर लो, ठीक है। सिंप्लिसिटी है, इजी टू यूज है, idempotency, ansible follow the idempotency model, ensuring that running the same playbook multiple time will result in the same desired states। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक मैनेज नोड के अंदर एक प्लेबुक मतलब कंट्रोल नोड पे एक प्लेबुक क्रिएट कर रखी है और एक सिंगल मैनेज नोड पे मैं उसको रन कर रहा हूँ, मैंने इसको एक बार रन कर दिया, इन केस अगर आप समझ रहे हो, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेबुक क्रिएट करी है और मैंने उसको बोला है कि एडिंग द यूजर, और यूजर का नाम दे दिया मैंने, कोई मान चलिए यूजर टैब, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइडेम्पोटेंसी ये बोल रहा है कि प्लेबुक जब भी काम करेगा ये किसी भी वर्क को ओवरराइड नहीं करता, ओवरराइट बोल दो आप, ओवरराइड बोल दो, ठीक है ना, ओवरराइड नहीं करेगा या फिर ओवरराइट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये होता क्या है बेसिकली, अगर आपने एक बार प्लेबुक को रन कर दिया, और जैसे कि मैंने अभी इसको रन करा था, तो एक मेरे पास मैनेज नोड होगा, उस मैनेज नोड के ऊपर यूजर टैग ऐड हो चुका होगा, ये तो समझते हो ना। ये मैंने कंट्रोल नोड बनाया था, कंट्रोल नोड पे मैंने इसको रन करा था और मैनेज नोड के अंदर यूजर टैग ऐड हो चुका होगा, यहाँ तक सब समझते हो? यस ये सर। सर। ठीक है। इन केस मैंने वापस इसके अंदर क्या करा,
एक यूजर 20 ऐड करा, मैंने इसको वापस रन करा, मैं इसको वापस से क्या कर दिया, रन करा कंट्रोल नोड पर, तो क्या ये वापस से यूजर 10 को ऐड करेगा क्या? सर रिमेनिंग करेगा ना, ऑलरेडी 10 यूजर ऐड है, फिर बिल्कुल, रिमेनिंग 10 ऐड करेगा है ना, सर। मतलब यूजर 10 तो पहले से ही है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो ओवरराइड हो जाएगा उसके लिए, तो और यूजर 20 नहीं है तो यूजर 20 को वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा वहां पर। ठीक है, तो ये कह रहा है आपसे कि अगर आप प्लेबुक के अंदर जितना भी काम करो वो मल्टीपल टाइम्स उस पर एग्जीक्यूशंस नहीं देता है, अगर हो रखा है तो उसको वो सिर्फ रीड करेगा, ठीक है, और जो काम नहीं हो रखा है उसको राइट कर देगा, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, ठीक है। तो idempotency एंसिबल की क्या बोल रहा है, एंसिबल फॉलो द idempotent मॉडल ensuring that running the same playbook multiple times will result in the same desired state। सेम डिजायर्ड स्टेट मतलब कि अगर आप मल्टीपल सिंगल प्लेबुक को आप मल्टीपल टाइम्स रन करते हो चेंजेस कर करके, तो जो भी काम हो रखा है वो ओवरराइड नहीं करेगा, बस जो चेंज किया हुआ काम है वही चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डिजायर्ड स्टेट उसका सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं regardless of the initial state of the system, the predictability reduce the risk of unintended changes and facilitates consistent configuration management। जो मैंने आपको चीज बताया वही बोल रहा है कि हम जो कुछ चेंजेस करते हैं वहीं पर उसी जगह चेंज होगा, बाकी कोई भी एक भी लाइन के अंदर यहाँ पर एंसिबल चेंज नहीं करेगा अगर आप सिंगल प्लेबुक पे मल्टीपल बार चेंजेस करते तो। स्केलेबिलिटी बता दी मैंने आपको, वर्सेटिलिटी बता दिया, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, ठीक है, ये सारे इसके क्या है, एडवांटेजेस हो गए। तो ठीक है, कभी इन केस में पूछ लेता है व्हाट आर द, इंटरव्यू के अंदर किसी ने पूछ लिया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एंसिबल, एंसिबल क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे एक एजेंटलेस आर्किटेक्चर होता है, वो सिंपलिसिटी एंड इजी टू यूज है, आइडेंटिटी है उसके अंदर, स्केलेबिलिटी, स्केलेबल है वो, वर्सेटिलाइट, यही चीज आपको पॉइंट्स को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना है उस समय पे जब आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंसिबल, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब होता है कैसे वो कनेक्ट करता है, जैसे डिफरेंट टूल के साथ कैसे कनेक्ट करेगा गिट एंसिबल, ठीक है ना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ओपन सोर्स है, फ्री वर्जन से अवेलेबल फॉर फ्री है, ठीक है ना, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है भी नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये एडवांटेजेस समझ आए सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। हाउ एंसिबल वर्क्स, एंसिबल मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था। एंसिबल के अंदर आपको एक चीज दिखेगी, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होता है, एंसिबल स्टार्ट्स बाय टेकिंग एन इन्वेंटरी ऑफ ऑल द होस्ट इट विल मैनेज, होस्ट्स इट विल मैनेज, जो मैनेज करेगा होस्ट उनकी डिटेल्स, उनकी इंफॉर्मेशन हम इन्वेंटरी के अंदर डालेंगे। दिस इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड इन अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, in a dynamic inventory script, or in a supported cloud providers inventory plugins, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्लेबुक्स की। तो प्लेबुक्स आर YAML फाइल्स वेयर, देखो प्लेबुक क्या होता है, प्लेबुक आर द YAML फाइल्स वेयर यूजर डिफाइन द डिजायर्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। प्लेबुक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लेस, उसके उसके अंदर बेसिकली हम प्लेस लिखते हैं which in turn consist of task, हर प्ले का अपना खुद का एक टास्क होगा, वो अपन को उसमें लिखना है। Each task specify a particular action to be performed, such as installing a package, copying a file, restarting a service। सारे टास्क का अपना अपना खुद का एक पैकेज होगा, यहाँ पर बोल सकते हो पर्टिकुलर एक्शन होगा। अगर आपको मैंने बोला, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, यूजर ऐड करना है, नेटवर्क बनाना है, ठीक है, यूजर्स को मैनेज करना है, तो सारे सारे अलग अलग टास्क होंगे, उन सबको अपन को अलग सेपरेटली बनाने पड़ेंगे। Executions, when a playbook is executed, Ansible connect to each host listed in the inventory and executes the task specified in the playbook। Ansible use SSH by default क्या यूज करता है, SSH to connect to remote host, so SSH access must be configured and available। ये चीज आपको तभी समझ आएगा जब आपको जो मैंने टास्क दे रखा है वो टास्क को परफॉर्म करोगे प्रॉपर तरीके से। मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, पता है किस चीज का, जो मैंने टास्क दे रखा है आपको उसका स्क्रीनशॉट किस तरीके से भेजोगे आप ग्रुप पर, कि आपको
जो मशीन 1 है ना बेसिकली का नाम जयपुर रखना है, ठीक है। मशीन 2 का नाम आपको मुंबई करना है, होस्ट नेम, ठीक है। ये इसका सेम होस्ट। लोकेशन पे ही बनाएगा ना सर? हाँ, आप मुंबई में तो बनाओगे। अगर देखो सिंपल वे में अगर आपको AWS पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो आप VMware पे बना दो। किसी की मशीन नहीं चल रही है तो वो VMware वर्क स्टेशन पे काम कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर मुंबई रीजन के अंदर काम कर लो। और सबसे बेस्ट है एक बार आप है ना इसको VMware पे करो, ज्यादा बेटर है। वहां पर तो मुंबई आप AWS पे तो कर ही सकते हो, उस पर नो डाउट है, लेकिन VMware पे करोगे तो आपको फ्रेश मिलेगा सब कुछ। AWS पे तो क्या पहले से वो SSH को इनेबल करके रखता है, SSH की पहले से कनेक्ट करके रखता है, तो एक सिंगल कमांड से आप यहाँ पर सेशन ले सकते हो AWS के अंदर। लेकिन अगर आपने VMware वर्कस्टेशन के अंदर करोगे तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? सर ठीक है। और आप जो स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, आप स्क्रीनशॉट ये शेयर करोगे कि आप जैसे मशीन 1 पर हो, तो मशीन 1 का आपका नाम कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि रूट @, जयपुर फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना, रूट @ जयपुर। और आपने यहाँ पर जैसे कि सेशन लिया SH, ठीक है, रूट @ आपने मुंबई का IP है जैसे कि 10.10.10.20, ठीक है। जैसे एंटर प्रेस करोगे आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए रूट @ मुंबई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। ये स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको शालू। जैसे कि आप पहले जयपुर के अंदर थे, जैसे आपने Yes, sir. SH के थ्रू सेशन लिया, आप मुंबई पे आ गए, तो ये स्क्रीनशॉट शेयर करना, मुझे दोनों लाइन दिखनी चाहिए Okay. स्क्रीनशॉट के अंदर, ओके सर। ठीक है। ये नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि SH वर्क कैसे कर रहा है बेसिकली। तब तक SH आप देखो, प्रीवियस रिवीजन थोड़ा सा रिवाइज करो, नोट्स पढ़ो, SH के नोट्स निकालो लिनक्स में से, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली लिनक्स पे कैसे वर्क किया था हमने, ठीक है। वो चीज क्या क्या चेंजेस होती है, क्या क्या चेंजेस नहीं होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ VMware वर्कस्टेशन पे कर लो एक बार इसको, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि SH कैसे परफॉर्म करता है। क्लियर है? तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ SH ही होगा, ठीक है। हम SH के थ्रू ही कनेक्शन रिमोटली लेंगे। मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो एनसिबल एग्जीक्यूट टास्क यूजिंग मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या होता है? पीस ऑफ स्मॉल पीस कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन ऑन द टारगेट सिस्टम्स। मॉड्यूल्स मतलब कि आप क्या परफॉर्मेंस देना चाहते हो। जैसे कि एक मॉड्यूल होता है कमांड। अब कमांड के अंदर जैसे कि ls कमांड होता है, if config कमांड होता है। मैंने बोला कि मैं एक मॉड्यूल दे रहा हूँ कमांड, ध्यान से सुनना, एक मॉड्यूल दे रहा हूँ कमांड, और मैंने कमांड मॉड्यूल के अंदर दे दिया ls। तो मैं जैसे ही ls करूंगा, कंट्रोल नोड पर मैंने मैनेज नोड की जितनी भी आईपी डाल रखी होगी, कंट्रोल नोड पर मैंने जितनी भी मैनेज नोड की आईपी डाल रखी होगी, उन सबके लिए ls कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मुझे सारे मैनेज नोड के अंदर जो भी ls कमांड चलाऊंगा वो सब मुझे यहाँ पर कंट्रोल नोड पे शो होगा। ओके, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि हम किस तरीके से मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या क्या आएगा? प्लेबुक आएगा, टास्क आएगा, मॉड्यूल्स आएंगे, इन्वेंटरीज आएगी, प्लेस आएंगे, हैंडलर्स आएंगे, रोल्स आएंगे, ठीक है। तो प्लेबुक में आपको समझा दिया कि YAML फाइल होती है। टास्क क्या होता है? अ यूनिट ऑफ वर्क डिफाइंड विद इन अ प्लेबुक। प्लेबुक के अंदर जो काम हमें डिफाइन करना है वो टास्क के अंदर डिफाइन करेंगे। मॉड्यूल्स क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन और टारगेट सिस्टम। टारगेट सिस्टम पे अपन को एक सिंपल एक छोटा परफॉर्म एग्जीक्यूट करके देखना है, तो अपन वो मॉड्यूल के अंदर मेंशन करेंगे बेसिकली, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको कमांड मॉड्यूल बताया, कमांड एक मॉड्यूल है, और मैंने जैसे ls लिखा तो मेरे पास जितनी भी आईपी होगी मैनेज नोड की, उन सब के लिए ls कमांड रन होगा और मुझे शो कर जाएगा कि ls के अंदर क्या क्या आ रहा है मैनेज नोड के अंदर। एक ही जगह पे सब कुछ चेक कर सकता हूँ मैं। इन्वेंटरी क्या है? बेसिकली जहाँ पर अपन मैनेज नोड की इंफॉर्मेशन को डाल के रखते हैं। प्लेस क्या है? अ सेक्शन विद इन अ प्लेबुक दैट डिफाइन अ सेट ऑफ टास्क। सेट ऑफ टास्क को जहाँ पर शो करता है उसी को प्लेबुक बोलते हैं, सॉरी प्लेस बोलते हैं। और जहाँ पर प्लेस लिखा जाता है उसको प्लेबुक बोलते हैं। हैंडलर्स, अ टास्क दैट इज ओनली एग्जीक्यूटेड इफ
other task is in the playbook make changes to the system. देखो जब पाइथन पढ़ोगे ना, पाइथन के अंदर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। उस इफ एल्स स्टेटमेंट से आप समझ जाओगे इफ, ठीक है ना, ये काम कर दो एल्स करके, ठीक है ना। इफ एल्स व्हेन, व्हेन भी आप पढ़ोगे तो ये चीजें होती है कि अगर आपको ये काम रन करना है व्हेन ये काम हो रखा होगा, सिंपल सी बात है। ये काम आपको रन करना है अगर सर ये काम, कंडीशंस प्ले करेंगे ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल कंडीशंस प्ले करेंगे अपने आप पर, बताएंगे उनको, ठीक है, स्टेटमेंट देंगे कि आपका अगर ये काम हो रखा है प्लेबुक के अंदर तो ही मैं ये टास्क को रन करूंगा, ओके। ठीक है। तो वो हैंडलर्स के अंदर आएगा। रूल्स मैंने आपको बता ही दिया, रीयूजेबल सेट ऑफ प्लेबुक्स, वेरिएबल टेम्पलेट्स एंड अदर फाइल ऑर्गेनाइज्ड। देखो file organized in predefined directory structure, rules make it easier to organize and reuse common configuration across multiple playbooks। तो मैंने बोला कि एक मल्टीपल प्लेबुक्स को अपन ना बनाए, अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज वे के अंदर मैनेज कर सकते हैं प्लेबुक्स को। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर रूल्स का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? भीम, यस सर। कुछ डाउट है क्या? नो सर। आकाश, नो सर। ओके। वीरू, नो सर। महिम, नो सर, क्लियर। ओके। बुशरा, आपको क्लियर हो गया? जी सर। चालू, यस सर। अभिजीत, ललित, यस सर। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, इस थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाए। इससे ज्यादा और कुछ पूछ नहीं सकते एनसीबल के अंदर, थ्योरी के अंदर। सर आज डॉकर की क्लास है क्या? हाँ अच्छे, एक्चुअल में कल क्या हुआ था, कल मुझे है ना उस दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होना था, तो उस चक्कर में मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि आज 3 की क्लास भी थी एक्चुअल में, और वो तो कैंडिडेट्स को ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए जो बात कर रहा था, तो उस वजह से मैं भूल गया था क्लास के लिए, ओके सर। है ना। क्लास है वैसे, है ना। और अगर आपको ऑफलाइन आना है, वीरू, ललित, आकाश, तो आप प्रताप नगर ब्रांच में आ सकते हैं, ठीक है। किसी को भी ऑफलाइन आना है वो प्रताप नगर ब्रांच में आ सकते हैं आफ्टर 2, मतलब 2 बजे के बाद, ठीक है। 2 बजे से पहले तो मैं यहीं पे हूँ। और जिसका AWS अकाउंट रन नहीं कर रहा है वो नया अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि आगे के टूल्स जैसे कि एनसिब्लो हो गया, डॉकर हो गया, ये सब प्रैक्टिस हमारे क्लाउड पर ही होगा, तो दैट्स व्हाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैम सर मम्मी के पेरेंट्स अकाउंट बना लूं? सॉरी,
मैं कह रहा हूँ कि मोमा का बैन यूज करके अकाउंट बना लो एक। बिल्कुल बिल्कुल, आप IM यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर बुशरा का अकाउंट चल रहा है तो उसके अकाउंट से आप IM यूजर क्रिएट कर दो और फुल एक्सेस दे दो उसको। एक्चुअली सस्पेंडेड है वो भी। हाँ तो फिर नया अकाउंट क्रिएट कर दो। ठीक है, ओके ओके सर। Okay, sir. Thank you. वेलकम।